नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। ठीक है। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज की इस क्लास में हम हमारे एथिक्स के चैप्टर को करने वाले हैं टाटा बाय बाय। ठीक है। बट नया टॉपिक पढ़ें उसके पहले पुराने पाप धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि भैया अभी तक हमने इस चैप्टर में ठीक है क्या क्या पढ़ा है। तो याद करो, सबसे पहले हम भैया हमारी शुरुआत हुई थी एथिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है। एथिक्स के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि भैया एथिक्स की जो स्टडी है वो एक सिस्टमैटिक साइंस है। इसको मॉरल फिलॉसफी भी बोला जाता है, जो हमको क्या बताता है कि भैया क्या राइट कंडक्ट है, क्या रॉन्ग कंडक्ट है। फिर हमने देखा था कि भैया एथिक्स को हम 4 ऑपरेशनल एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। हमने 4 ऑपरेशनल एरिया में एथिक्स को डिवाइड किया। ठीक है। जो हमने याद किया था हमारे ज्ञान मंत्र से, क्या था ज्ञान मंत्र, आपको याद होगा अच्छे से, डैम। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड, मेटा एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है। फिर हमने एथिक्स के 2 एलिमेंट देखे थे। ठीक है। याद है आप सभी को, 2 एलिमेंट्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि भैया एथिक्स और मॉरल के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे के समझाया था। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि भैया आप और आपके फ्रेंड के बीच में मैंने एग्जाम्पल दिया था। मैंने लॉयर का एक एग्जाम्पल आपको ला के दिया था, जिससे हमने बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है क्या, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा था कि भैया एथिक्स और मॉरल के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। और भैया कुछ कमी पेशी ना रह जाए, इसलिए हमने भैया ये डिफरेंस बिटवीन की टेबल से भी हमने कवर किया था। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन की टेबल के बाद हमने देखा था भैया ये खूबसूरत सा डायग्राम, जिसके हमने देखा था कि हम कहाँ से चालू हुए थे और धीरे 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 हम इस मुकाम पे आके अभी पहुंचे हैं। फिर हमने देखा था कि भैया इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स कैसे हुआ। तो एथिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सोसाइटी से हुआ। धीरे धीरे सोसाइटी डेवलप होती गई, इवॉल्व होती गई, हमारी थिंकिंग चेंज होती गई, हमारा सोचने का तरीका बदलने लग गया, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे एथिक्स फॉर्म होते गए। फिर हमने देखा था कि भैया एथिक्स का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। उसके रिलेवेंस में ही उसका एप्लीकेशन है। फिर हम आ गए थे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे भैया, जो कि था 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। बट उसके पहले हमने छोटे मोटे टॉपिक्स देखे थे जो कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। उसमें से पहला था हमारा वैल्यू फ्री एथिक्स। ठीक है। वैल्यू फ्री एथिक्स हमने देखा था, जिसमें हमने पढ़ी थी ये इंपॉर्टेंट भैया अरेबिक विजडम। इसके बाद आ गए थे हम कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू फ्री एथिक्स पे। फिर हमने देखा था एथिक्स एज अ प्रिंसिपल। फिर हम आए थे बिजनेस एथिक्स एज अ प्रोफेशनल कोड में। ठीक है कि भैया जो हमसे हमारी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि हम हमारे बिजनेस में जो एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करें वो ही हमको फॉलो करने चाहिए। फिर हम आ गए थे भैया 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ में, जहाँ पे मैंने आपको दिया था ज्ञान मंत्र नंबर 2, जो था SOOHAIL, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके 7 प्रिंसिपल्स का साथी सोहेल। ठीक है। सेल्फनेसनेस, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप। सेल्फनेसनेस मतलब हमको सेल्फिश नहीं होना है। ओपननेस मतलब हमको हमारे विचार सबके सामने ला के रखने पर, अगर कोई ऐसी जानकारी है जो बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही वाइटल है, जो पब्लिक के सामने नहीं आनी है, तो उसको हमको नहीं बताना है। ऑब्जेक्टिविटी, सबको एक समान नज़रों से हमको ट्रीट करना है। ऑनेस्टी भैया ईमानदार रहना है। अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जिम्मेदार होना है। इंटीग्रिटी भैया हमको किसी भी तरीके का, किसी से भी बाहरी पर्सन से फाइनेंशियल या और किसी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं लेना है। फिर लीडरशिप, ऊपर की सभी क्वालिटीज़ को हमको फॉलो करके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है सोसाइटी के सामने। फिर हमने देखा था भैया रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स और लॉ। लॉ और एथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि भैया अगर हम लॉ का पालन नहीं करते तो हमारे ऊपर पेनल्टीज लग सकती है, हमको पनिशमेंट मिल सकती है, जेल तक जाना पड़ सकता है। बट एथिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर हम एथिक्स नहीं फॉलो करते तो हमारे ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। ठीक है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि भैया कैसे एथिक्स सोसाइटी के साथ, कस्टम्स के साथ, कल्चर के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे भैया कुछ पर्सन को आपने देखा होगा जो कभी भी किसी से मिलते हैं तो उनको नमस्ते बोल के ग्रीट करते हैं, कोई नमस्कारम बोलते हैं, कोई हाय हेलो बोलते हैं, कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोल के
ग्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि सबका अपना अलग अलग कल्चर है, सबका अपना अलग अलग बैकग्राउंड है। वेरस अगर हम लॉ की बात करें तो आर्मी में भैया हम किसी को कैसे ग्रीट करते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं तो सैल्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्मी लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। लॉ सबके लिए एक होता है, एथिक्स सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बात हमने की थी भैया हमारे प्रीवियस 2 क्लासेस में। अब हम आ गए हैं थर्ड और फाइनल क्लास में हमारे एथिक्स के इस चैप्टर की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक एथिक्स इन बिजनेस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं भैया हम? एथिक्स इन बिजनेस। तो चलो पढ़ते हैं साथ में। बिजनेस एथिक्स इज प्राइमरी कंसर्न्ड विथ दोज इशूज नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय लॉ or where there is not definite agreement on whether something is right or wrong. Hence it is often remarked as business ethics is about the gray areas of business where values are in conflict. तो business ethics किससे प्राइमरी डील करता है? बिजनेस एथिक्स वो ऐसी चीजें होती हैं जो लॉ में कंप्लीटली कवर नहीं की गई हैं। ठीक है, लॉ के हिसाब से हम नहीं बता सकते कि बिजनेस में जो ये चीजें हो रही हैं वो सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो भैया बिजनेस एथिक्स उन ग्रे एरियाज के बारे में बात करता है जहां बिजनेस की वैल्यूज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं, thus we can say that ethics begins where law ends। जहां पे लॉ खत्म होता है वहीं से एथिक्स चालू हो जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिजनेस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सोसाइटी एंड हेंस no one can continue for a long if it ignores social values of individual people result in social values, and these values when adopted by business houses and become बिजनेस और कॉरपोरेट वैल्यूज। भैया इसमें बोल रहा है कि बिजनेस भी सोसाइटी का पार्ट है। बिजनेस भी क्या है? सोसाइटी का पार्ट है। कोई भी बिजनेसमैन सोसाइटी के वैल्यू को, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा टाइम तक इग्नोर नहीं कर सकता है। क्यों इग्नोर नहीं कर सकता है? पिछली 2 क्लासेस में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है कि अगर हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस के साथ क्या क्या हो सकता है। बस वही बातें यहाँ पे बोल रहा है। आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बाबा एंड्रू क्रेन, ठीक है, बाबा एंड्रू क्रेन है भैया, इन्होंने कुछ बातें कही हैं। क्या कही है? बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, activities and decision where issues of right and wrong are addresses। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बाबा एंड्रू क्रेन हमको बता रहे हैं। उनके हिसाब से बिजनेस एथिक्स ऐसी स्टडी है, ठीक है, किसकी स्टडी है? बिजनेस में आने वाली उन सिचुएशन की, उन एक्टिविटीज की, उन डिसीजंस की जो भैया ये बताते हैं कि हमने भैया सही किया है या गलत किया, हमने जस्टिस किया है या नहीं किया है। ठीक है, यही होता है बिजनेस एथिक्स। क्या होता है बिजनेस एथिक्स? बिजनेस में आने वाली वो सिचुएशन जिसपे हमने क्या रिएक्ट किया, हमने सही रिएक्ट किया या गलत रिएक्ट किया, बस इसी को बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। बाबा एंड्रू क्रेन के में, उनकी लैंग्वेज में। फिर भैया दूसरे बाबा आए हमारे पास, रेमंड सी। उन्होंने भैया कुछ बातें कही। क्या बातें कही? द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी बात कह दी भैया। एथिक्स ऑफ बिजनेस इज एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बिजनेस का एथिक्स ही क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा आपके एक्शंस के प्रति। द बिजनेसमैन मस्ट प्रॉमिस दैट इट विल नॉट हार्म नोइंगली। बिजनेसमैन को ये प्रॉमिस करना होगा, किसको? सोसाइटी को, कि वो जानबूझ के नोइंगली, इंटेंशनली कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा अपने कस्टमर्स को। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो आगे बढ़ जाओ। दस बिजनेस एथिक्स also called corporate ethics is a form of applied ethics or professional ethics that examines ethical principles and moral or ethical problems that arise in business environment। यानी यही बोल रहा है कि बिजनेस एथिक्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट एथिक्स भी बोलते हैं। ये एक ऐसा अप्लाइड एथिक्स है। अप्लाइड एथिक्स मतलब क्या? क्लास 1 में मैंने बताया था भैया, अप्लाइड एथिक्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा अप्लाइड एथिक्स है या प्रोफेशनल एथिक्स है जो ये एग्जामिन करता है क्या? एथिकल प्रिंसिपल। इस बेस पे सर मोरल और एथिकल्स प्रॉब्लम पे जो अराइज होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में। बिजनेस के एनवायरनमेंट में क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है, वो वातावरण होता है जो आप
जिससे आपका बिजनेस घिरा हुआ था, इसमें आपने पढ़ा था सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। क्लियर है? It applies to all aspects of business conduct and is relevant to the conduct of individual and entire organization. Business ethics concern itself with adhering to social principles of situation in which business takes place. भैया business के ethics किन चीजों से influence होते हैं? उनके सराउंडिंग से, उनके सोशल प्रिंसिपल से, आसपास के माहौल से बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होते हैं। क्लियर है बात? अब दूसरा छोटा सा टॉपिक आ रहा है बिजनेस फॉर प्रॉफिट। बिजनेस फॉर प्रॉफिट क्या बोल रहा है? बिजनेस फॉर प्रॉफिट सिंपल सी ये बात बोल रहा है कि भैया एक बिजनेसमैन बिजनेस करता क्यों है? जाहिर सी बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है। ठीक है भाई, बिजनेसमैन क्यों प्रॉफिट करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करता है। तो अगर कल को मैं ये बोलूं कि भैया आप तो यार बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, 10 में सामान लेके आ रहे हो, 15 में बेच रहे हो, ये तो आप गलत कर रहे हो। 10 में सामान ला रहे हो तो आप भी 10 में बेचो, 15 में क्यों बेच रहे हो? आप बहुत अनएथिकल काम कर रहे हो। क्या मेरा ऐसा बोलना सही है क्या? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं है। भाई बिजनेसमैन वो बिजनेस कर क्यों रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। 10 में सामान ला के 15 में सेल करने के लिए ही तो वो बिजनेस कर रहा है। इस सिचुएशन में मैं उस बिजनेसमैन को आप अनएथिकल हो ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एथिकल काम कर रहा है। भैया अगर वो अपने बिजनेस में अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो भैया उसका घर बार, उसका बिजनेस कैसे चलेगा? क्लियर है बात? बस यही बात बोली गई है पैराग्राफ में कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस से प्रॉफिट कमा रहा है तो ये उसका हक है। वो रिस्क बियर कर रहा है अपने बिजनेस में, उसके रिटर्न में उसको प्रॉफिट मिल रहा है। कम ऑन, एक बार फिर से, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में रिस्क उठा रहा है, उसके रिटर्न में उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ये उसका हक है। भैया वो बिल्कुल एथिकल काम कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, जो बहुत टाइम से, बहुत सालों से वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और थोड़ी टाइम के बाद जाके वो बोलता है कि भैया मैं इतने टाइम से आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैंने अपना खून पसीना एक करके आपकी कंपनी को दिया है, मेरी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दो। तो क्या वो इस केस में गलत है? क्या मैं बोल दूंगा कि वो एम्प्लॉय अनएथिकल है? नहीं भैया, वो काम कर रहा है, काम के साथ धीरे धीरे वो ग्रो होते गया। पहले वो कुछ ना कुछ गलती करता था, अब वो बहुत परफेक्ट हो गया है। तो भैया क्यों उसको उसके हिसाब से उसको सैलरी ना दी जाए? बिल्कुल दी जाए भैया। जितनी सैलरी के वो कॉम्पिटेंट है उसको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर वो इंक्रीमेंट के लिए बोल रहा है तो ये उसका हक है। इस सिचुएशन में मैं उसको अनएथिकल बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ भैया, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। सेम वही यही चीज बोल रहा है कि बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो ये उसका हक है, वो बिजनेस ही प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है। ठीक है, इस सिचुएशन में हम उस बिजनेसमैन को अनएथिकल नहीं बोल सकते। इतनी सी बात कही गई है इस पैराग्राफ में, चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। दूसरी चीज भैया, ये जो रेड से हाईलाइट है ये आप याद कर सकते हो कि एडम स्मिथ, जिसको हम भैया क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपने स्कूल में क्लास 11-12 में एडम स्मिथ का नाम जरूर सुना होगा। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने ये कुछ चीज कहा है, ये आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये सेंटेंस दे देगा एकदम एज इट इज, कॉपी पेस्ट करके, और पूछ देगा कि भैया ये किसने बोला था। ठीक है, 2-4 ऑप्शन कुछ दे देगा, उसमें आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा भैया एडम स्मिथ ने ये बात बोली थी। इसलिए ये सेंटेंस आप याद कर सकते हो। बाकी और कुछ समझाने लायक इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में नहीं है। हम आ जाते हैं सीधा नेक्स्ट बिजनेस एंड एथिक्स वाले पैराग्राफ में। अब ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है फॉर अ बिजनेसमैन बिजनेस इज लाइफ। एक बिजनेस के लिए भाई, एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस उसकी लाइफ है भैया, उसके ऊपर ही वो पूरा डिपेंडेंट है। नो मैटर हाउ हार्ड वन ट्राइज, कितना ही कोई कोशिश कर ले, इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट लाइफ फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, वो बिजनेसमैन कितनी ही कोशिश कर ले पर वो अपने आप को, अपनी लाइफ को उस बिजनेस से अलग नहीं कर सकता है। क्लियर है बात? बस फिर भैया महात्मा गांधी ने 1948 में ये बातें कही थी कि भैया इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट स्ट्रिक्टली ऑनेस्ट बिजनेस। कि भैया ये बहुत डिफिकल्ट तो है पर इम्पॉसिबल नहीं है कि भैया आप पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना बिजनेस को कंडक्ट करो, अपना बिजनेस रन करो। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। हो सकता है ये सेंटेंस एज इट इज कॉपी पेस्ट आ जाए, पूछे कि भैया ये किसने कहा था।
इसके अलावा सर और कुछ ज़्यादा बात इसमें है नहीं। कॉन्सिक्वेंटली वी हैव टू कीप बिजनेस विद इन द बाउंड्री ऑफ एथिक्स। ठीक है भैया, हमको बिजनेस को एथिक्स की बाउंड्री में रखना है, एथिक्स के बॉन्ड में हमको रखना है। क्यों रखना है सर? क्योंकि यही सही है। नहीं रखेंगे तो क्या होगा सर? सोसाइटी वाले हमसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर सोसाइटी वाले हमसे नाराज हो जाते हैं तो भैया सोच लो तुम्हारा बिजनेस के उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। अगर सोसाइटी तुमसे नाराज है तो तुम्हारी बिजनेस की उल्टी गिनती अब स्टार्ट हो चुकी है। कोई तुमसे तुम्हारा सामान नहीं खरीदेगा, कोई तुम्हारी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी नहीं करेगा। सब बोलेंगे कि भैया वो बिजनेसमैन एथिक्स फॉलो नहीं करता है, उससे सामान मत लो। क्लियर है? यही बात की गई है बिजनेस एंड एथिक्स में। अब आ जाते हैं भैया कैरेक्टर ऑफ बिजनेस में। तो भैया इसमें सिंपल सी बात ये बोल रहा है, पूरा पैराग्राफ चाहो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। उसमें सिंपल ये बोल रहा है कि आपको आपके बिजनेस का कैरेक्टर कैसा रखना है, बिल्कुल साफ सुथरा रखना है। वैसे ही जैसे आप अपना खुद का कैरेक्टर रखते हो, कैसे कैरेक्टर रखते हो? अपना ऑनेस्ट होके, ट्रुथफुल होके, ठीक है, किसी भी प्रकार का किसी को धोखा ना देके, चीटिंग ना करके, वैसे ही आपको आपके बिजनेस का कैरेक्टर भी मेंटेन करना है। आपको आपके कस्टमर्स के साथ भैया ऑनेस्ट होना है। ठीक है, उनको कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है, मिलावट नहीं करना है, धोखाधड़ी नहीं करनी है। यही बात बोल रहा है इस पूरे पैराग्राफ में। साथ ही साथ दूसरी बात जो आपको याद करनी है, ये रशियन प्रोवर्ब, देयर आर टू फूल्स इन एवरी मार्केट। भैया एक जो बहुत कम आस्क करता है, दूसरा जो बहुत ज़्यादा ही डिमांड करता है। भैया ये कौन बोल रहा है? रशियन प्रोवर्ब। ये भी सेम आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये फ्रेम कर देगा, पूछ देगा ये कौन सा प्रोवर्ब है? इंडियन प्रोवर्ब है, रशियन प्रोवर्ब है, अफ्रीकन प्रोवर्ब है, अमेरिकन प्रोवर्ब है, क्या है? तो आपको आंसर टिक करना है रशियन प्रोवर्ब है। क्लियर है बात? अब आ जाओ भैया प्रोफेशनल एथिक्स पे। ये है भैया थोड़ा डिस्कस करने लायक टॉपिक, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, इसको पढ़ते हैं। सर क्या लिखा है, क्या ये बातें कर रहा है? द एफोरसेड मेंशन्ड discussion may be understood through the following distinction, ethics and business ethics। ठीक है भैया, we have studied the distinction between normative and practical ethics and we have established that business ethics come under practical ethics। भैया हमने ऊपर हमारी फर्स्ट क्लास में याद कर लो पढ़ा था, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है? जो पीपल बोलते हैं, जो सोसाइटी बोलती है कि हमको क्या करना चाहिए, वो होता है नॉर्मेटिव एथिक्स। प्रैक्टिकल एथिक्स क्या होता है? जो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में हमने कर दिया, वो होता है हमारा प्रैक्टिकल एथिक्स। हमने जो किया वो प्रैक्टिकल एथिक्स। जो सोसाइटी बोल रही है हमको करना चाहिए, वो है हमारा नॉर्मेटिव एथिक्स। तो बिजनेस क्या हो गया भैया? बिजनेस एथिक्स क्या हो गया? बिजनेस एथिक्स हो गया हमारा प्रैक्टिकल एथिक्स के अंदर। ठीक है, एंड इज अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी just as a society functions on social code of conduct and a country is governed by its constitution, a business is run on corporate codes। ठीक है भैया, जैसे सोसाइटी कुछ सोसाइटी के कोड्स पे चलती है, कंट्री किससे गवर्न होती? कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होती है, वैसे ही बिजनेस के भी कुछ कोड्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट कोड्स। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स बात करूं तो देयर आर प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं, जो बिजनेसमैन को फॉलो करने होते हैं। दीज कोड्स कीप इवॉल्विंग एज अदर थिंग्स एंड इवॉल्व एंड डेवलप। भैया टाइम टू टाइम ये प्रोफेशनल कोड्स भी धीरे धीरे इवॉल्व होते रहते हैं, धीरे धीरे डेवलप होते रहते हैं। क्लियर बात? सिंपल सी, आगे बढ़ जाओ। Therefore, not only should business be defined within the confines of ethics, but it should be practiced strictly under its own professional code of conduct। क्लियर है? कोई खास ज़्यादा बात इसमें नहीं बोल रहे, इसमें ये बोल रहे हैं कि बिजनेस को एथिक्स तो फॉलो करना ही चाहिए बहुत ही स्ट्रिक्टली, जैसे कि वो अपने खुद के पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में एथिक्स को फॉलो करते हैं, वैसे ही उनको अपने बिजनेस में भी एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। This distinction helps to turn the general principle of ethics and business in a particular activity. The principles, however, do not change. For instance, there is a manager who is doing well in his career because he is both efficient and honest। सिंपल सी बात इसमें बोल रहे हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, बिजनेस लाइफ में हो, वो प्रिंसिपल्स हर जगह काम आते हैं। इस फॉर एग्जांपल इसमें याद ये कि एक मैनेजर है जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है और ऑनेस्ट है, तो उसकी एफिशिएंसी और उसकी ऑनेस्टी उसके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी,
उसके बिजनेस लाइफ में भी काम आएगी। क्लियर है? क्योंकि भैया ये एक ऐसे गुण है, ऐसी क्वालिटी है, ऐसे प्रिंसिपल है जो आपको हर जगह काम आने हैं। टू हिज नेबर एंड हिज फ्रेंड्स he is not only a good he is not only a very successful businessman but also a very good family man। ठीक है, उसके नेबर के लिए, उसके फ्रेंड्स के लिए वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो है ही है, साथ ही साथ वो एक अच्छा फैमिली मैन भी है। कौन? वो बिजनेसमैन जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है। ठीक है, आगे दिया है, टू अ क्वेश्चन आस्क्ड by a generalist on how he divided his time between his family and business despite of his busy schedule, he replied, कौन? भैया मैनेजर से एक जर्नलिस्ट ने सवाल कर लिया कि भैया आप कैसे अपना टाइम इफेक्टिवली डिवाइड कर देते हो अपने बिजनेस के लिए और अपने फैमिली के लिए। तो भैया सुनो, बिजनेस उस मैनेजर ने क्या जवाब दिया, उसने रिप्लाई किया एफिशिएंटली। तो व्हाट इज सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, उस जर्नलिस्ट ने पूछा। तो उसने रिप्लाई किया, उस मैनेजर ने रिप्लाई किया ऑनेस्टी। द जर्नलिस्ट लुक्ड इंक्वायरली एज इफ टू से लुक बिजनेस एंड फैमिली आर सेपरेट। भैया उसका जवाब सुनते ही जर्नलिस्ट ने उसको थोड़ा इंक्वायरी की नज़र से देखा और उसने बोला कि भैया बिजनेस और फैमिली ये तो दोनों सेपरेट चीज़ है। तो बिजनेसमैन ने बोला बोथ एफिशिएंसी एंड ऑनेस्टी वर्क इक्वली वेल एट होम एंड वर्क। ठीक है, उसने बोला कि भैया दोनों एफिशिएंसी और ऑनेस्टी, दोनों जो क्वालिटी है, दोनों जो प्रिंसिपल है, दोनों सेम जगह पे इफेक्टिवली एक जैसा ही वर्क करते हैं, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे वो मेरी फैमिली हो। ठीक है, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ अ ट्रू प्रोफेशनल रिमेन्स अनडिवाइडेड वेदर एट वर्क और एट होम। भैया जो एक ट्रू प्रोफेशनल है, जो अपने एथिक्स को फॉलो करता है, वो चाहे आप उसको घर में देख लो, चाहे आप उसको बिजनेस में देख लो, उसकी पर्सनैलिटी में आपको थोड़ा सा भी फर्क नहीं नजर आएगा। अगर कोई प्रोफेशनल है जो बहुत ही ज़्यादा एथिक फॉलो करने वाला, बहुत ही ज़्यादा एथिक्स फॉलो करने वाला व्यक्ति है, जो बहुत ही ऑनेस्ट रहता है, तो वो घर पे भी उतना ऑनेस्ट रहेगा जितना वो अपने बिजनेस में ऑनेस्ट है। यही एक ट्रू प्रोफेशनल की क्वालिटी होती है। आर रोल्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे रोल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। कैसे? जैसे आप अभी स्टूडेंट हो, कल को जाके आप सीएमए बन जाओगे तो आपके रोल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, आपके डायनेमिक्स बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, बट इंटीग्रिटी इज वन ऑफ आवर कैरेक्टर दैट शुड बी मेंटेन। बट इंटीग्रिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। बिजनेस एथिक्स दस प्रोफेशनली अडेज टू कोड ऑफ कंडक्ट दैट is in accordance with normative principle. Further, it may be concretely stated that भैया professional bears the following marked characteristics। ये हम एकदम पत्थर की लकीर की तरह कह सकते हैं कि हर प्रोफेशनल में ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते ही हैं, होने ही चाहिए। सबसे पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है भैया, फिर उसके साथ साथ उसके प्रोफेशनल स्किल्स उसके पास होने चाहिए, उसके पास उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई करने के लिए उसके पास वो स्किल्स होने चाहिए। और तीसरा भैया कंपनसेशन। क्लियर है? तीसरा कंपनसेशन। आगे बढ़ो। टू हैव सस्टेनेबिलिटी इन अ बिजनेस मस्ट फॉलो द 3 P's एज लिस्टेड बिलो। ठीक है, बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी के लिए हमको ये 3 P फॉलो करने चाहिए। कौन कौन से 3 P भैया? पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। ठीक है, पीपल यानी क्या? हमारी सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज में कौन कौन आ गए? एम्प्लॉयज, कस्टमर, जनरल पीपल। कौन कौन? एम्प्लॉयज, कस्टमर और जनरल पीपल। अगर हम इन तीनों का ध्यान नहीं रखेंगे तो भैया ये 3 भी हमारे बिजनेस का ध्यान नहीं रखेंगे। जरा सोचो, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और अगर आप अपने एम्प्लॉयज का ही ध्यान नहीं ठीक से रख रहे हो तो क्या एम्प्लॉयज आपकी बात सुनेंगे? नहीं। क्या वो अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ करेंगे? क्या नहीं। अगर आप उनको अच्छी तरीके से ट्रीट ही नहीं करोगे, उनको आप प्रॉपर वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे, तो वो भी अपना काम पूरी 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं करेंगे। बात करें भैया प्लैनेट एनवायरनमेंट की, तो भैया प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज। जैसा कि आप सभी को पता है, बचपन से हम पढ़ते आने कि भैया जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे
रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है और उनकी डिमांड भैया अनलिमिटेड है, तो इनको हमको प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज़ करना है, कम से कम वेस्टेज करके। फिर आ जाते हैं भैया प्रॉफिट पे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट को क्या बोलते हैं भैया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जितना हमने बिजनेस में पैसा कमाया है, उसका हमको रिटर्न कितना मिल रहा है। क्रिएटिंग वैल्यू फॉर बिजनेस इन मॉनेटरी टर्म्स ही बोला जाता है प्रॉफिट। क्लियर है? तो अगर हमको हमारे बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो हमको ये 3 P फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से 3 P भैया? सबसे पहला पीपल, पीपल में आ गए हमारे एम्प्लॉयज, ठीक है, हमारे कस्टमर्स और जनरल पीपल ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? दूसरा P है हमारा प्लैनेट, इन्वायरमेंट का, हमारे रिसोर्सेज का, और तीसरा P है हमारे प्रॉफिट का। इन तीनों के बीच अगर हम बैलेंस बना के चलेंगे तो हमारा जो बिजनेस है लॉन्ग रन में बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। क्लियर है? कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में। आगे बढ़ते हैं भैया हम नेक्स्ट टॉपिक में, नीड फॉर बिजनेस एथिक्स। हमको बिजनेस एथिक्स क्यों चाहिए, या हमको एथिक्स क्यों चाहिए हमारे बिजनेस में? तो इसके लिए भैया कुछ पॉइंट्स दिए गए, आइए एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भैया स्टॉप बिजनेस मेल प्रैक्टिसेस। मेल प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। धोखाधड़ी हमको नहीं करनी है, बुरी प्रैक्टिसेस हमको हमारे बिजनेस में नहीं करनी है, मिलावट नहीं करना है, करप्शन नहीं करना है, ग्राहकों को चीट नहीं करना है। आपने देखा होगा लोग अलग अलग तरीके से अपने कस्टमर्स को चीट करते हैं, कम क्वालिटी का गुड्स उनको हाई रेट पे बेच देते हैं, ठीक है। कई बार वेट करने में, वजन करने में भैया चीटिंग करते हैं वो, ठीक है। तो ऐसा काम हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये हमारे कस्टमर्स के लिए हार्मफुल है, और कस्टमर्स अगर एक बार गुस्सा हो गया, कस्टमर को आपने नुकसान पहुंचा दिया, तो आपके बिजनेस को डबल नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमको हमारे बिजनेस एथिक्स रखने चाहिए ताकि हम बिजनेस मेल प्रैक्टिसेस रोक पाए। क्लियर है? दूसरा आ जाता है भैया इम्प्रूव कस्टमर्स कॉन्फिडेंस। कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ाने में ये हेल्प करते हैं बिजनेस एथिक्स। कैसे हेल्प करते हैं? तो सुनो, आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड आपको बहुत पसंद होगा, आप जब भी जूता लेने जाते होगे या चप्पल लेने जाते होगे या म्यूजिक सिस्टम लेने जाते होगे, तो आप पर्टिकुलर ब्रांड की तरफ ही क्यों जाते हो? ठीक है, जब भी आपको फॉर एग्जांपल जूता लेना है तो आप नाइकी क्यों प्रिफर करते हो, एडिडास क्यों प्रिफर करते हो? क्यों प्रिफर करते हो? इसीलिए प्रिफर करते हो क्योंकि उस पर्टिकुलर ब्रांड की, उस पर्टिकुलर कंपनी की इमेज आपके मन में बहुत अच्छी तरीके से फिट है। आपको पता है कि भैया ये कंपनी जो जैसा सामान बोल रही है वैसा ही सामान हमको बेचेगी और उसकी क्वालिटी वैसी ही रहेगी। अगर एडिडास बोलती है कि भैया ये मेरा 2000 का शूज़ है और ये मेरे 5000 का शूज़ है, 2000 का शूज़ भैया 2 साल चलेगा, उसके बाद इसमें खराबी आ सकती है, इसका सोल घिस सकता है, जबकि 5000 वाला मेरा शूज़ ले जाओ, ये आपको 10 साल तक चलेगा। तो आपके मन में एक इमेज क्रिएट है पहले से ही कि भैया हाँ, अगर ये ऐसा बोल रहा है तो ये ऐसा ही होगा। 2000 का जूता 2 साल ही चलेगा, मतलब वो 2 साल ही चलेगा। 3 साल चल जाए बहुत अच्छी बात है, पर वो 1 साल के पहले खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है कि भैया कंपनी आपसे झूठ नहीं बोलेगी, कंपनी अपने एथिक्स फॉलो करती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप अपने एथिक्स फॉलो करोगे, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। क्लियर है बात? आ जाओ भैया तीसरा, सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। सर्वाइवल ऑफ बिजनेस के लिए भैया एथिक्स रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बिजनेस एथिक्स रखना? क्यों बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना ज़रूरी है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए? तो पहले ही ऑलरेडी 2 क्लास में बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। बिजनेस आपका कैसे सर्वाइव करेगा, उसके लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है? उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट, पैसा। ठीक है, प्रॉफिट और पैसा कैसे आएगा? जितना आप सेल करोगे। सेल किसको करोगे सर? कस्टमर को सेल करोगे। कस्टमर आपके पास सामान खरीदने क्यों आएगा जबकि उसके पास मार्केट में इतने सारे ऑप्शन है? आप ही के पास वो क्यों आएगा सामान लेने जबकि 10 और दुकानदार उसको वही सेम सामान बेच रहे हैं उसी सेम प्राइस पे? क्यों आएगा आपके पास? इसीलिए आएगा क्योंकि वो आपके ऊपर विश्वास रखता है, आपसे ही वो सामान खरीदेगा, क्योंकि उसको आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि भैया ये मुझे गलत चीज़ कभी नहीं देगा। ठीक है, आपसे वो बार बार सामान लेगा। इससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट बढ़ेगा और आपका बिजनेस सर्वाइव करेगा। सिंपल सी बात है। क्लियर है? पढ़ना हो तो भैया वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, बाकी इसका मेन बात वही है। ठीक है, आगे आ जाओ पॉइंट नंबर 4 पे, सेफ गार्डिंग कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स आपको पता है आजकल भैया
कंज्यूमर फोरम्स खुल चुके हैं, जहाँ कोई भी शॉपकीपर, कोई भी बिजनेसमैन आपके साथ कुछ गलत करता है, आपकी राइट्स को वॉयलेट करता है, तो आप वहाँ जाके उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर सोवरेनिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट और डिनाइड। भैया कंज्यूमर की सोवरेनिटी को आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते, उनको डिनाई नहीं कर सकते। बिजनेस कैन सर्वाइव सो लॉन्ग एज इट इंजॉयज द सपोर्ट ऑफ अ कस्टमर। बिजनेस तभी लॉन्ग सर्वाइव कर सकता है जब तक वो अपने कस्टमर के सपोर्ट को इंजॉय करता है। अगर कस्टमर उनको सपोर्ट दिखाना बंद कर दें तो भैया बिजनेस भी वहीं बंद हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए हर बिजनेस को उन अपने कस्टमर की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। आ जाओ भैया पॉइंट नंबर 5 पे, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर। बिजनेस एथिक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट the interest of its employees and shareholders, competitors, dealers, suppliers, etc. It protects them from exploitation through unfair trade practices. आपको आपके बिजनेस में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करने हैं। आपको आपके एम्प्लॉयज़ का, शेयर होल्डर्स का, कॉम्पिटिटर्स का, डीलर्स का, सप्लायर का, कस्टमर का, सबका राइट्स आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। सबका इंटरेस्ट बिजनेस में बना के रखना है। क्यों भैया? क्योंकि यही सब तो आपके बिजनेस के पिलर्स हैं। इसमें से एक भी गया तो भैया आपका बिजनेस जो है वो डगमगा जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आ जाओ पॉइंट नंबर 6 पे, डेवलप्स गुड रिलेशन। अगर आप आपके बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हो तो भैया ये आपके और आपके कस्टमर के बीच में अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। कैसे? बिजनेस एथिक्स आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप गुड रिलेशंस बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी. This will result in regular supply of quality goods and services at low price to the society. It will also result in profit for the businesses, thereby resulting in growth of economy. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा कुछ समझाने का इसमें है नहीं। 7th, क्रिएट्स गुड इमेज। सारे पॉइंट एक जैसे ही हैं, थोड़े बहुत इसमें डिफरेंस है। क्रिएट्स गुड इमेज, भैया बिजनेस एथिक्स जो है क्रिएट अ गुड इमेज for the business and businessman. If the businessman stays ethical, then they will be accepted by the society. जो businessman बहुत ही ज़्यादा ethical है उसको society भी accept करेगी। और अगर society ने आपको as a businessman accept कर लिया, मतलब आपकी ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू लोगों के मन में अच्छी तरीके से क्रिएट हो चुकी है, आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आप अपने बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हो। इसलिए भैया बिजनेस एथिक्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके बिजनेस में। 8वीं चीज़, स्मूथ फंक्शनिंग। ठीक है, आपको आपके बिजनेस को अच्छी तरीके से रन करने के लिए, अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए बिजनेस एथिक्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? तो सर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस इट इज़ नेसेसरी फॉर अ बिजनेसमैन टू फॉलो बिजनेस एथिक्स एज फॉलोइंग एथिक्स विल लीड द पीपल एसोसिएटेड विद। कौन कौन भैया? एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर, कंज्यूमर्स, डीलर्स satisfied and will give full support to the businesses. This will result in massive growth and expansion of business easily and quickly. अगर भैया आप बिजनेस एथिक्स फॉलो करते हो तो आपको ऑलरेडी आपके शेयर होल्डर्स का, कस्टमर्स का, डीलर का, सप्लायर का, कॉम्पिटिटिव का पूरा सपोर्ट मिलेगा। और सपोर्ट जहाँ मिल जाए तो भैया आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, बस उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यही बोल रहा है कि अगर आपके पास सबका सपोर्ट है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली स्मूथली फंक्शन करेगा, एकदम मक्खन की तरह परफॉर्म करेगा और आप यहाँ से इस लेवल पे पहुँच जाओगे भैया बहुत ही कम टाइम में। क्लियर है? 9th पॉइंट पे आ जाओ, कंज्यूमर मूवमेंट पे। तो पढ़ते हैं कंज्यूमर मूवमेंट का है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोग को भी अच्छे से दिखे। ठीक है, बिजनेस एथिक्स आर गेनिंग इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। ठीक है, बिजनेस एथिक्स आजकल बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। क्यों? कंज्यूमर मूवमेंट के चलते। ठीक है, गॉन आर द डेज व्हेन अ कंज्यूमर कैन इजीली बी फूल्ड बाय अ बिजनेसमैन बाय देयर फॉल्स एडवर्टाइजिंग, false claim and unfair trade practices. Today the consumers are aware of their right as well as informed like never before. Now they are more organized and hence cannot be cheated easily. आजकल का जो कंज्यूमर हो गया उसको चीट करना इजी नहीं है, उसको अपने राइट्स के बारे में अच्छी तरीके से
पता है। बस यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि इसीलिए भी बिजनेस एथिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप सोचोगे कि आप अपने कंज्यूमर को बेवकूफ़ बना लोगे तो एक बार को तो हो सकता है आप कर लो, दूसरी बार भी शायद कर लो, पर तीसरी बार चीट नहीं कर पाओगे। और अगर कंज्यूमर ने डिसाइड कर लिया कि आपके ऊपर एक्शन लेगा तो भैया आप बहुत बुरी सिचुएशन में फंस सकते हो, ठीक है। इसलिए बिजनेस एथिक्स कंज्यूमर मूवमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th नंबर पे आता है हमारा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जैसा कि भैया बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है, ठीक है, हमको पता है कि कोई भी बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द कंज्यूमर। भैया इतनी देर से हम यही बात कर रहे हैं, अगर कंज्यूमर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास क्लाइंट नहीं है, आपके पास कस्टमर बेस नहीं है, तो आपका बिजनेस कैसे मार्केट में सर्वाइव करेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो भैया आपको क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपके कस्टमर आपके ही रहें और वो 2 कस्टमर और लेके आए, धीरे धीरे आपका कस्टमर बेस बढ़ाएं। सिंपल सी चीज़ है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। जब तक आप कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं करोगे तब तक कस्टमर आपसे खुश नहीं होगा और बार बार आपके पास सामान लेने नहीं आएगा। जैसे कि भैया अगर मैं आपको अच्छा लेक्चर डिलीवर नहीं करूंगा, आपको मेरी पढ़ाई बातें समझ नहीं आएगी, मेरी बातों में आपको दम नहीं लगेगा, तो हो सकता है आप ये वीडियो तो देख रहे हो पर आप आने वाली वीडियोस नहीं देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। वहीं अगर मैं आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दूं, ठीक है, ऐसा कंटेंट डिलीवर कर दूं जिससे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाओ, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे कि सर एथिक्स क्या होता है, एथिक्स और मोरल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ें क्या दी गई हैं चैप्टर में, जब तक मैं क्लियर नहीं कर दूं तब तक आप मेरे पास वापस आओगे क्या? नहीं आओगे, ठीक है। इसीलिए कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा वो आपको कुछ बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा। क्लियर है बात? बस आ जाओ इसी के साथ पॉइंट नंबर 11 पे, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर। भैया लेबर दैट इज एम्प्लॉयज और वर्कर्स आर द बैकबोन इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। भैया बैकबोन होते हैं किसी भी बिजनेस की सक्सेस के पीछे कौन? उस बिजनेस के एम्प्लॉयज, उस बिजनेस के लेबर भैया जो अपना दिन रात लगा देते हैं ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, ठीक है। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखोगे, इनके प्रति आप अपने एथिक्स फॉलो नहीं करोगे, कोई लेबर है, कोई एम्प्लॉयज है जो बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि सर हमको कुछ कंपनसेशन दे दो, कुछ इंसेंटिव्स दे दो, हमारी सैलरी बढ़ा दो, आप कुछ भी काम उनके लिए नहीं कर रहे और दिन रात उनसे काम करवाए जा रहे हो, तो सोचो इस हालत में क्या होगा? एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, या तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएगा या पूरा मन लगा के वो काम नहीं करेगा। और अगर एम्प्लॉयज़ अपना 100% नहीं देगा तो आपका बिजनेस आपको 0% देगा रिटर्न में, ये तो पक्की बात है, ठीक है। तो आपको आपके लेबर्स की, आपकी एम्प्लॉयज़ की, आपको सर फीलिंग्स की पूरी पूरी कदर करनी है, उनको इम्पोर्टेंस जितनी मिलनी चाहिए उनको देना है, उनकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, और अपने बिजनेस एथिक्स दिखाने हैं। क्लियर बात है? क्यों? क्योंकि भैया ये आपकी वो बैकबोन है बिजनेस की जो नहीं रहेगी तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में चले जाएगा, ऊपर से नीचे थोड़े ही टाइम के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यही वो एम्प्लॉयज़ हैं, यही वो लेबर्स हैं जो आपके बिजनेस को इस लेवल से इस लेवल पर पहुंचाते हैं। पर अगर ये खुश नहीं होंगे तो आपका बिजनेस ये लेवल पे जो आज है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस यही बात बोला है इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर में, आपको आपके लेबर की, आपको वर्कफोर्स की इंपॉर्टेंस को समझना है और एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। क्लियर है? पॉइंट नंबर 12 और फाइनल पॉइंट हमारा हेल्दी कंपटीशन। द बिजनेस मस्ट यूज बिजनेस एथिक्स while dealing with the competitors. they must have healthy competition. healthy competition आपको मार्केट में मेंटेन करके रखना है with the competitors. healthy competition brings out efficiency, break complacency and leads to optimal utilization of scarce resources, hence इज ऑलवेज वेलकम। भैया हेल्दी कंपटीशन ऑलवेज वेलकम किया जाता है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि इससे रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि इससे कंज्यूमर्स का बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इसीलिए दे मस्ट डू नॉट कट short competition. Similarly, they must give equal opportunity to small scale business.
दे मस्ट अवॉइड मोनोपोली, उनको मोनोपोली अवॉइड करना चाहिए। सारा का सारा बिजनेस मैं ही करूँगा ऐसा बिल्कुल भी किसी को नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले लोगों को भी भैया मोटिवेशन देना चाहिए, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, स्मॉल स्केल बिजनेस वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन, एक हेल्दी माहौल बनाना चाहिए हमारी सोसाइटी में। दिस इज बिकॉज अ मोनोपोली इज हार्मफुल टू द कंज्यूमर। क्यों भैया? क्योंकि मोनोपोली हार्मफुल होती है कंज्यूमर को। मोनोपोली क्या होती है? पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही का राज रहेगा, ठीक है। अगर पूरे मार्केट का एक ही किंग है, एक ही रूलर है, तो वो क्या करेगा? पूरे मार्केट को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, अपनी उंगलियों पे नचाएगा मार्केट को, ठीक है। अगर वो कोई ऐसा गुड बना रहा है जो आपको बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, जो आपको चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है, और उस गुड को मैन्युफैक्चर करने वाला वो ही एक अकेला पर्सन है मार्केट में, तो वो अपने गुड को क्यों सस्ते में बेचेगा? वो अपने प्रोडक्ट को क्यों सस्ते में बेचेगा? वो जानबूझ के रेट्स हाई कर देगा। क्यों? ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। मोनोपोली में यही एक डिसएडवांटेज होता है कस्टमर को। अगर इसी की जगह मार्केट में और बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ जाए जो सेम प्रोडक्ट बनाए, तब मार्केट में होगा हेल्दी कंपटीशन। तब उस मोनोपोली वाले को भी, जो अभी तक एक अकेला राजा बन के बैठा था मार्केट का, उसको भी अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के प्राइसेस कम करने पड़ेंगे। वरना अगर उससे अच्छी क्वालिटी में, उससे कम रेट में कोई प्रोडक्ट अपना बेच रहा है दूसरा कॉम्पिटिटर, तो बट ऑब्वियस ही बात है, पूरी की पूरी जनता, पूरे के पूरे कंज्यूमर, पूरे के पूरे कस्टमर उस दूसरे कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है सर? अभी हमने पूरे के पूरे 12 पॉइंट्स डिस्कस किए नीड फॉर बिजनेस एथिक्स के। अब अगर इसको आपको अच्छी तरीके से याद करना है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो ये चार्ट से, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी आपको दिक्कत हो रही होगी, तकलीफ हो रही होगी कि 12 पॉइंट्स को कैसे याद करें, और आपको याद करने हैं, तो भैया आप इन 12 पॉइंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पहला बिजनेस, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा मिसलेनियस, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे? तो भैया ये सब पढ़े थे कि बिजनेस के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, उसकी गुड इमेज के लिए बिजनेस एथिक्स बहुत ज़रूरी है, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी है, हेल्दी कंपटीशन भैया हमको करना चाहिए, मेल प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। कस्टमर में हमने क्या क्या पढ़ा था? कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कस्टमर से गुड रिलेशन बनाने ज़रूरी है, कस्टमर का कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके बिजनेस पे, आपके प्रोडक्ट के ऊपर। फिर कस्टमर राइट और कस्टमर मूवमेंट हमने देखा। मिसलेनियस में आ गए भैया हमारे एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स और हमारे लेबर्स। क्लियर है? तो ये हमने 12 पॉइंट्स देखे थे, कुछ इधर हो गए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपके इधर हो गए और 2 पॉइंट आपके यहाँ पे हो गए। इसी के साथ हमारा एथिक्स का पूरा सिलेबस जो आपके CMA फाउंडेशन पेपर नंबर 3 में यहाँ पे कंप्लीट होता है। बट वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं होती है, रुक जाओ, 2 मिनट सब्र कर लो। आपने पूरा का पूरा अभी एथिक्स कंप्लीट किया, अब आगे आपको इसको किस तरीके से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मैं अपने नोट्स तो आपको दे रहा हूँ। एक बात और जो इस नोट्स में मैंने डाल के रखी है वो है ये, ठीक है, आ जाओ ऊपर, ये रहा भैया, ये बात क्या है सर? ये ज्ञानीज वन लाइनर, ठीक है। ये वन लाइनर आपको दिए गए हैं, 50 से ज़्यादा वन लाइनर इस नोट्स में आपको मिल जाएंगे। एक बार आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर ईमानदारी से अपनी तरीके से पढ़ना है, सारे ज्ञान मंत्र आपको रिवाइज कर लेने, उसके बाद एक एक करके ये ज्ञान मंत्र, ये वन लाइनर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। वन लाइनर से एक बार गो थ्रू करना, उसके बाद सीधा जंप करना आपके मैट पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको जो मैट दिया गया सीधा उस पर जंप करना, उसके सारे क्वेश्चंस जो है आपको सर सॉल्व कर लेने, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आप करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया आपकी तैयारी कितनी अच्छी तरीके से हो चुकी है इस पर्टिकुलर पार्ट की। क्लियर है? बस इतना ही बोलना था। जाओ अच्छी तरीके से इसका सेल्फ रिवीजन करो, वन लाइनर अच्छी तरीके से पढ़ लो, उसके बाद सारे मैट में जो भी क्वेश्चन है उस सबको प्रैक्टिस कर लो, चाहे वो MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी है, सारे लाइन वाइज उसको प्रैक्टिस कर लो। जहाँ कुछ कमी पेशी लग रही है, अभी भी कुछ डाउट लग रहा है कि सर ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही है, कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म।
और मैं आपसे मिलूंगा अब अगली क्लास में, ठीक है, कुछ बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।